गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट की। कौन से पार्ट की? प्रैक्टिकल पार्ट की, जिसमें चर्चा करेंगे 2D और 3D के बारे में। किसके बारे में? 2D और 3D के बारे में। देखो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। कितने? 2 डायमेंशन। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि त्रिआयाम। द्विआयामी और त्रिआयामी दोनों में क्या अंतर है? जैसे कि हम कोई भी स्केच बनाते हैं, स्केच वो केवल 2D में होता है, द्विआयामी में होता है, यानी कि उसकी हम केवल लंबाई और उसकी चौड़ाई देख सकते हैं। उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को ही हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। और यदि किसी भी स्केच में हम छाया और प्रकाश का माध्यम दिखाते हुए पेंसिल से, कलर से, इंक से या किसी भी मटेरियल से उसमें छाया और प्रकाश का प्रभाव जब उत्पन्न कर देते हैं तो उसमें एक प्रकार से त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें 3D इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप सामने जो ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग को पेपर पर बनाया गया है, यानी पेपर शीट है, ड्राइंग शीट, इस पर इसको ड्रॉ किया गया है। और सबसे पहले इसको बनाते वक्त ये ध्यान रखा गया है कि आपको क्या बनाना है। जिस भी वस्तु को आपको इसमें बनाना है, सबसे पहले उसका जो उसका मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी दिक्कत आती है कि हम बनाना प्रारंभ करते हैं ऊपर की साइड से, लेकिन जब शीट पर या स्केच बुक में या स्लेट पर या बोर्ड पर, दीवार पर उसको बनाते बनाते जब तक नीचे की तरफ कंप्लीट करते हुए आते हैं तो वो क्या होता है, अधूरा रह जाता है और अपना पेपर हो या कोई शीट हो वो कम पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि अपन को उसका पूर्ण अभ्यास नहीं था, इस कारण से वो कम पड़ जाती है। लेकिन सबसे पहले हम किसी भी स्केच को, ड्राइंग को या पेंटिंग को बनाते वक्त ये देखें कि सबसे पहले तो उसका लेआउट हमें बनाना चाहिए, उसका प्रारूप बनाना चाहिए। प्रारूप बनाने से हमें चित्र को बनाने में भी सहायता मिल जाती है, अर्थात वो चित्र जल्दी और सावधानी पूर्वक बन जाता है। क्योंकि लेआउट में भी हम उसकी लाइंस के बारे में, उसके फॉर्म के बारे में, कलर के बारे में, उसके बैलेंस के बारे में, उसके कला के तत्व और संयोजन के सिद्धांत आदि सभी को ध्यान में रखते हुए इसका लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाने के बाद में जब उसको ड्रॉ कर रहे हैं उस वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आकृति का या किसी भी रूपांकन का अंकन करते वक्त हमें HB पेंसिल का ही उपयोग करना चाहिए। कौन सी पेंसिल का? HB पेंसिल का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि HB पेंसिल न तो ज़्यादा डार्क चलती है और न ही ज़्यादा हार्ड चलती है, अर्थात HB पेंसिल के द्वारा किया गया स्केच आसानी से मिटाया जा सकता है। और यदि HB पेंसिल की जगह आप 10B पेंसिल का उपयोग करेंगे, कौन सी पेंसिल का? 10B पेंसिल का उपयोग करेंगे तो 10B पेंसिल बहुत अधिक डार्कनेस चलेगी और ब्लैकनेस, यानी कि डार्कनेस का मतलब ब्लैकनेस, वो बहुत अधिक ब्लैकनेस चलेगी, उसको जल्दी से मिटाया नहीं जा सकता, जल्दी से मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी स्केच को हम जब बनाना प्रारंभ करते हैं तो उसको HB पेंसिल से ही बनाना चाहिए।
कौन सी पेंसिल से? HB पेंसिल से। तो बताइए HB पेंसिल की फुल फॉर्म क्या है? एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया था कि HB पेंसिल से क्या तात्पर्य है। ये है HB। देखो H का मतलब होता है हार्डनेस। H का मतलब क्या हो गया? हार्डनेस। और B4 हो गया ब्लैकनेस। B4 यानी कि हार्डनेस और ब्लैकनेस। HB पेंसिल से जब हम स्केच करते हैं तो उसको इरेजर से आसानी से मिटाया जा सकता है। और किसी भी ड्राइंग को बनाते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेपर या न्यूज़पेपर, अखबार का टुकड़ा कुछ भी होना चाहिए। जब हम अपने हाथ को इस प्रकार से टिका के कोई स्केच बनाते हैं तो जिस स्थान पर भी हमारा हाथ टच होएगा वहाँ की जो रेखाएं बनेंगी उन रेखाओं से हमारे हाथ पर निशान बन जाते हैं। अर्थात पेंसिल का जो कार्बन है वो हमारे हाथों में लग जाएगा और फिर शीट के ऊपर जिस स्थान पर भी हम हमारे हाथ को टच करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो निशान छप जाएंगे। अर्थात शीट गंदी होना प्रारंभ हो जाती है। चाहे कला के विद्यार्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो, या चाहे ITI के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, सभी को साफ सुथरा सफाई वाला ही कार्य अच्छा लगता है। इस कारण से आप ये ध्यान रखेंगे कि स्केच करते वक्त अपन को उस शीट को गंदी नहीं करना है। जब आपका पूरा कंप्लीट स्केच हो जाए और उस वक्त ये भी देखना है कि कहीं पर लाइन टूटी हुई दिखाई दे या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे। यदि उसको सही करना है तो कलर करने से पहले या फिर उसमें शेडिंग करने से पूर्व ही उसके रेखांकन को ही ठीक करना उचित रहेगा। देखो रेखांकन की परिभाषा मैंने पहले भी बताई थी आपको कि रेखांकन क्या होता है? अत्यंत शीघ्रता से खींची गई रेखा जो अपने आप में पूर्ण भी हो सकती है या दोबारा बनाने के लिए पुनः विचार भी हो सकती है। तो अब आपका मान लो ये स्केच बन के तैयार हो गया। फिर आपको इसमें क्या करनी है? शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि HB पेंसिल से तो अपन क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे या रेखांकन करेंगे। उसके बाद में 2B पेंसिल, 4B, 6B, 8B और 10B ये सब पेंसिलें क्या होती हैं? ये शेडिंग पेंसिलें होती हैं। शायद आपके पास में भी ये अवेलेबल होगी। ये सब सारी पेंसिल क्या है? शेडिंग पेंसिल है जिसमें अलग अलग 2B, 4B, 8B, 10B, 6B इस तरीके से अलग अलग पेंसिल है। मेरे पास यहाँ पर ये 3 पेंसिल है। ये चारकोल पेंसिल है। कौन सी पेंसिल है? चारकोल पेंसिल है। चारकोल पेंसिल भी 3 प्रकार की होती हैं जो एक ही सेट में आती है, जिसमें से एक तो हार्ड होती है, एक नेचुरल होती है और एक सॉफ्ट होती है। जो सॉफ्ट वाली होती है वो सबसे मोटी चलती है और सबसे ब्लैकनेस है। उसके अलावा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल चलेगी और जो हार्ड है वो एकदम कठोर चलेगी। यानी कि इसको चलाने के लिए अपन को प्रेशर लगाना पड़ेगा, हाथ पर दबाव रखना पड़ेगा। इस कारण से चारकोल पेंसिल के भी 3 इफेक्ट आते हैं। तीनों से जब हम कोई भी ड्राइंग या स्केच बनाते हैं तो तीनों के अलग अलग इफेक्ट उस पर नज़र आते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट पेंसिल है, सॉफ्ट चारकोल, ये ज़्यादा घिसती है और टूटती भी ये ज़्यादा है। इस कारण से इस पेंसिल का उपयोग भी वैसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ये शेडिंग वाली पेंसिल, ये 6 पेंसिल का सेट होता है। कितनी पेंसिल का? 6 पेंसिल का सेट होता है। और इन 6 पेंसिल से जब शेडिंग करते हैं तो इन सब का इफेक्ट अलग अलग होता है। सबका अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, आपको इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है या सबसे ज़्यादा आपको डार्कनेस दिखाई दे रही है।
और इधर भी अपन बात करें तो इस वाले पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे डार्क चलने वाली पेंसिल 10B पेंसिल का उपयोग किया गया है। 10B पेंसिल वैसे एक तरीके से सॉफ्ट है, लेकिन ये ब्लैकनेस है। जहाँ पर या जिस ड्राइंग में हमको 3D इफेक्ट दिखाना है, अर्थात उसके तीन आयाम के प्रभाव को उत्पन्न करना है, तो हमें उसके छाया और प्रकाश को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि किसी भी वस्तु के वन साइड में हमें लाइट इफेक्ट एंड अदर साइड में उसके डार्क इफेक्ट को देखना होगा, क्योंकि यदि समान रूप से हम उसमें शेडिंग कर देंगे तो वो लगेगा ही नहीं 3D इफेक्ट में। इसलिए यहाँ पर मैंने जो हाउस बनाए हैं, घर बनाए हैं, साधारण भाषा में जो झोपड़ी बनाई है, उसमें मैंने 3 आयाम प्रभाव किए हैं, जैसे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पार्ट मैंने इसमें दिखाए हैं ताकि इसको मैं 3D इफेक्ट में बना सकूं। यहाँ पर इसे 3D इफेक्ट में दिखाया गया है, इसलिए इसमें छाया और प्रकाश का भी प्रभाव, यहाँ पर जो भी आकृति आपको दिख रही है, जैसे कि हाउस है, ट्री है, या फिर इधर देखिए ये पत्थर है। कभी कभी देखा होगा, यानी कि पहाड़ों के आसपास के जो मकान घर होते हैं, उनके घरों के आसपास में पत्थर पड़े हुए होते हैं, तो ये भी उसी टाइप का दृश्य है। यहाँ पर ये पत्थर लगे हुए हैं रास्ते किनारे किनारे, इधर भी रखे हुए हैं, इधर भी, इसमें भी आपको ये पत्थर दिख जाएंगे। और यहाँ ये जो नदी होती है या नाला होता है, बारिश के बाद में वहाँ कटाव हो जाता है पानी का, और पानी बहता हुआ जाता है। तो ये क्या हुआ है, ये पास में नदी का दृश्य है, और यहाँ से नदी के किनारे जो मिट्टी कट जाती है, वो दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। पीछे को एक ट्री इधर बनाया गया है और एक छोटा पेड़ इधर भी बनाया गया है। ये पीछे को बिजली के खंभे और ये बिजली के तार भी बनाए गए हैं। कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाया गया है, एक पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ भी दिखाया गया है। इस घर के आगे यहाँ पर रास्ता बनाया गया है, और यहाँ पर ये तारबंदी की हुई है ताकि पशु पक्षियों आदि मतलब जंगली जानवरों से आदि से सुरक्षा हो सके। इस घर के जस्ट पास में इधर थोड़ा सा फूलों के पेड़ लगाए गए हैं, और पीछे को भी इधर नाकाबंदी की गई है। इधर कुछ पार्ट भूमि का पार्ट है, इसमें घास वास उगी हुई है, और इस वाले पार्ट में भी आप देख रहे हो, इस वाले ड्राइंग में यहाँ पर ये एक क्या बनाया हुआ है, एक घर बनाया हुआ है, जिसके ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जो घरों की जो छतें होती हैं वो थोड़ी सी ढलान नुमा होती हैं, और वो एक छोटे छोटे साइज की जो पट्टियाँ होती हैं उनको रखकर ये बनाया जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भयंकर बारिश और कभी कभी बिजली की गिरने की समस्या रहती है। इस कारण से ये टूटती नहीं है, यदि ये गिर भी जाती है तो वापस से इन्हें सेट किया जा सकता है। इधर आगे यहाँ 3 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और 4 सीढ़ियाँ इधर बनाई हुई हैं। यहाँ से उतरकर ये रास्ता दिखाया गया है। इस रास्ते को भी थोड़ा डार्कनेस और लाइटनेस के साथ में बनाया गया है। इधर भी इसमें डार्कनेस और लाइटनेस के साथ में इसे दर्शाया गया है, और इधर पत्थर पड़े हुए हैं, इनके आसपास में घास लगाई गई है, और इसमें हर दृश्य को बिल्कुल डार्कनेस और लाइटनेस के साथ में, यानी कि इसे इफेक्टिव बनाया गया है। इस वाले दृश्य में भी एक ट्री इधर बनाया गया है, इधर पास में फूलों के पेड़ और घास बनाए गए हैं। तो देखिए ये जो डिजाइन की गई है ये किस प्रकार से की गई है, आप अनुमान लगा सकते हो। बताइए किस प्रकार से की है। आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी ये जो अपने घरों के आगे या फिर अब कॉलेज में आएंगे तब देखना, जैसे एंट्री गेट से थोड़ा सा और आगे आएंगे जहाँ पर वो पेड़ है और उसके नीचे मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है, तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार की ईंटें जमाई हुई हैं। ईंटें या एंट्री गेट है कॉलेज का, चैनल गेट, उसके सामने एक कतार में क्या बनाई गई है, ईंटें लगाई गई है। तो ये इस प्रकार का सीन इसमें भी बनाया गया है। इसमें पहले क्या किया है, पेंसिल से इसमें मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद में इरेजर से, किससे, रबड़ से
इसको लाइन के रूप में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में इसे प्लेन किया गया है। उसके बाद में इस टाइप का दृश्य इसमें अंकित हो जाता है। आप किसी भी पार्ट में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे इधर लाइट किया गया है इसको, और थोड़ा सा जैसे आगे जाएंगे थोड़ा डार्क हो जाएगा और डार्क हो जाएगा। इधर जाते जाते सबसे ज़्यादा डार्क वाला पार्ट बन जाता है, यानी कि उजाले से अंधेरे की तरफ, उजाले से अंधेरे की तरफ। अब यदि ये पार्ट लाइट है तो इसका मतलब है सूरज इधर है, सूर्य की किरणें इधर से आ रही है। जिधर से सूर्य की किरणें आती हैं उस वाले पार्ट को हम लाइट कर देते हैं, और उसके अपोजिट साइड में हम डार्क कर देते हैं। जिस साइड से हम डार्क करते हैं उसकी जो छाया है, छायांकन भी उसका उधर ही बनता है। जैसे कि सपोज करो अपन इस तरीके से खड़े हैं और इस दिशा से, यानी पूर्व दिशा इधर, मानो कि पूर्व दिशा इधर है, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणें सीधी हमारे फेस पर आएंगी, और जिस पार्ट पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वो पार्ट तो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में इधर से डार्क हो जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश सीधा इधर आ रहा है। अभी इधर दीवार पर एक बल्ब जला हुआ है, सपोज करो कि वो क्या है, सूर्य है, और उसकी सीधी किरणें मेरे ऊपर आ रही है यहाँ पे। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि मेरा इस वाले, मतलब ये इसके इधर इधर वाले पार्ट पे तो सूर्य की किरणें पड़ रही है, यानी कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी यहाँ पर बल्ब है तो उसकी किरणें, और इस वाले पार्ट पर नहीं आ रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इधर लाइट है और इधर डार्क है। यदि मैं यूँ घूम जाता हूँ तो अब अपोजिट हो गया, इस वाले पार्ट में लाइट है और इधर डार्क है। यदि इस बल्ब को मैं इधर लगा के चेंज कर देता हूँ, इस दिशा में ले आता हूँ, तो इधर से प्रकाश आएगा तो ये वाला लाइट हो जाएगा, अब इसके अपोजिट साइड में डार्क हो जाएगा। आप इस उदाहरण से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, यानी कि अपने सिर पे आ जाता है 12 बजे के टाइम, तो अपनी जो शैडो बनती है वो अपने पैरों में बनती है। मॉर्निंग टाइम में इधर सूरज है, मान लो इधर इस दिशा में सूरज है, तो अपनी जो छाया है वो किधर बनेगी, जस्ट अपोजिट साइड में बनेगी। जब शाम को 4 बजे या 5 बजे सब सूरज इधर चला जाता है तो अपनी छाया भी अपोजिट साइड में, इस साइड में बनेगी। बस जिसने सूर्य के जो प्रभाव को समझ लिया, यानी कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक के जो प्रभाव होता है उसका, छाया और प्रकाश और छाया शैडो का, उसको यदि किसी ने समझ लिया तो आप अपनी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग में जो लाइटनेस और जो डार्कनेस है उसके इफेक्ट को आराम से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेडिंग की गई है ये मैंने शेडिंग वाली पेंसिल से की गई है। आप भी इस प्रकार से बड़ी शीट पर ड्राइंग करके उसमें शैडो बनाएंगे। जब हम छोटी आकृति बनाते हैं या किसी पेज के ऊपर बनाते हैं तो उसमें इतनी संभावना नहीं होती है इसके शेडिंग करने की, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी शीट पे आप बनाएंगे चित्र तो वहाँ पर आपको आसानी से उसको शेडिंग में, कलरिंग में, टेक्सचर में और उसके कलर टोन में आदि में उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपके पास में काफ़ी सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। और जो आर्ट कला के छात्र हैं वो अपने भावों को अपनी पेंटिंग्स में, अपने स्केच में और अपनी ड्राइंग में बनाता है, क्योंकि कुछ तो अपने स्वयं के भाव होते हैं और कुछ भाव उसके पास में ऑलरेडी पहले से अचेतन मन में आते हैं। जब बनाते वक्त उसके चेतन मन में परिवर्तन हो जाता है। यदि गलती से किसी भी पार्ट को जैसे हम डार्क कर देते हैं तो उसको इरेजर से मिटा के उसको हल्का किया जा सकता है, क्योंकि आपने बच्चों को देखा होगा वो जब ड्राइंग करते हैं या शेडिंग करते हैं तो वो किसी भी पार्ट को पूरे को ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद में फिर वो इरेजर से मिटा के उसको उसमें लाइट इफेक्ट लाते हैं। लेकिन कॉलेज के सीनियर विद्यार्थियों को तो इस प्रकार से नहीं करना होता, क्योंकि बच्चों को तो इतना नहीं समझ में आता, लेकिन बड़े विद्यार्थियों को तो ये मालूम चल जाता है कि हमको जिस पार्ट को ही ब्लैक करना है केवल उसमें भी हम शेडिंग करें और उसके बाद में यानी रुई के टुकड़े से या फिर
किसी भी कपड़े से या अपनी फिंगर से, अंगूठे से उसको हम डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ लाएंगे तो वो स्वतः ही शेडिंग के रूप में बन जाता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर जो शेडिंग की गई है ये मेरी कपड़े से और कॉटन से की गई है। किससे की गई है? कॉटन से की गई है। जैसे कि ये मेरे पास एक कपड़ा है, मैंने क्या किया, पहले इसको यहाँ से ब्लैक कर लिया, वन साइड से ब्लैक करने के बाद में फिर मैंने इस कपड़े को इस प्रकार से उंगली के लपेटा और लपेटने के बाद में फिर मैंने इसको इस प्रकार से क्या किया, इसको मिक्स किया। मिक्स करते हुए मैं इसको आगे की तरफ ले गया जिधर से लाइट छोड़ रखा था। तो इस प्रकार से सभी जगह मैंने यहाँ से डार्क से लाइट किया है, डार्क से लाइट की तरफ इसको आगे बढ़ाया है। इस प्रकार से अब ये आप स्वयं ये देख सकते हो कि ये ड्राइंग आपको 3D इफेक्ट में नजर आ रही होगी। कौन से इफेक्ट में? 3D इफेक्ट में। इस ड्राइंग को देखने के लिए सबसे पहले अपन को अपनी आंखों को आधा बंद करना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से हाफ क्लोज करेंगे, ऐसे हाफ क्लोज करो, यानी मिचमिची आंखों से इसको देखो तो आपको इसमें डार्कनेस और लाइटनेस का पूरा इफेक्ट समझ में आ जाएगा कि जिस स्थान पर आपको डार्क दिख रहा है और जिस स्थान पर लाइट दिख रहा है तो वो एक तरीके से उभरा हुआ पार्ट दिखेगा आपको। तो बस यदि ये बात समझ में आ गई तो समझ गए आप 3D और 2D में क्या अंतर है। 3D और 2D में क्या अंतर है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ों का मैंने इसको बनाने में उपयोग में लिया गया है, किन चीज़ों को, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो इसको ड्रॉ किया है वो पेंसिल से नहीं किया है, इसकी जगह मैंने मार्कर पेन का उपयोग किया है। किसका? मार्कर पेन का। आप मार्कर पेन का अभी उपयोग नहीं कर सकते, स्केच पेन का उपयोग नहीं कर सकते, ब्रश का भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ा अभ्यास और करना बाकी है, यानी कि अभ्यास ज़रूरी है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तब जाके आप सीधा किसी भी पेपर, दीवार, बोर्ड पर आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सीधा ड्रॉ करने के लिए पहले हमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए आप HB पेंसिल का ही उपयोग करें इसकी ड्राइंग बनाने में। इसे स्केच करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसमें जो शेडिंग वाली पेंसिल है इनसे मैंने शेडिंग लगाई है और गलती से जिस स्थान को अपन को वाइट रखना है और वहाँ पर शेड लग जाती है तो उसको इरेजर से मिटा के अपन प्लेन कर सकते हैं। जब पूरा चित्र कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आसपास में जहाँ पर आपको वाइट रखना है, प्लेन रखना है, तो वहाँ पर इस रबड़ से उन लाइनों को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पेंसिल से मिक्स करने में थोड़ा समय लगता है, तो इस कारण से आप क्या करेंगे, इसको कॉटन से और कपड़े से भी मिक्स कर सकते हो। कॉटन से या कपड़े से भी आप इसको मिक्स कर सकते हो, क्योंकि जब कॉटन से मिक्स करते हैं तो इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ में ये मिक्स हो जाती है। इस प्रकार से ये मिक्स हो जाएंगी। और इधर भी आप देख रहे हो ये भी कॉटन से मिक्स किया हुआ है। ये पूरा जितना भी यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी आप देख रहे हो, इसमें भी डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ। और किसी भी स्केच या किसी भी आकृति का अंकन करते वक्त या फिर कोई भी पेंटिंग बनाते वक्त या कोई फॉर्म का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना चाहिए। उसका पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि पास की चीज़ हमेशा बड़ी बनती है। कोई हमारी आंखों के थोड़ा सा पास में हो कोई आकृति, कोई वस्तु, तो उसको हमें बड़ा बनाना है। दूर की वस्तु हमेशा छोटी बनानी है, पास की वस्तु हमेशा बड़ी बनानी है और दूर की वस्तु हमें बड़ी बनानी है। कई बार विद्यार्थी गलतियाँ क्या कर देते हैं, जैसे कि आपको एक किसी पुस्तक का चित्र बनाना है, किसी पुस्तक का चित्र बनाना है, और आप पुस्तक का चित्र कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक साधारण रूप से पुस्तक का चित्र कैसे बनना चाहिए। ये इस तरीके से एक साधारण पुस्तक का चित्र बनना चाहिए। देखो
इस तरीके से एक साधारण पुस्तक का चित्र बन गया, सादा मतलब ड्राइंग की लैंग्वेज में सादा ड्राइंग के रूप में बना दिया। कुछ विद्यार्थी इसको बनाते हैं, मिटाते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, जब तक बनाते रहते हैं जब तक कि वो शीट खराब नहीं हो जाती। अब देखिए कि वो किस प्रकार से बनाते हैं। उनका बनाने का तरीका ये होता है कि वो यहाँ से तो लाइन प्रारंभ करते हैं और उसके बाद में यहाँ से भी सही लाते हैं, इतना तो वो सही बना देते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे कि इस पुस्तक को यूँ बना रहे हैं, पीछे से ऐसे चोरी कर देंगे इस तरीके से और यूँ ले जाएंगे और यूँ बनाएंगे। अब आप ही बताइए ये पुस्तक लग रही है क्या? इसका तो जो रेखांकन है वो ही गलत हो गया और एग्जाम में भी यदि इसी प्रकार से बनाते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो अब देखेंगे इसमें कैसे सुधार करेंगे। इसमें सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस लाइन पीछे से हमेशा छोटी और आगे से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने जिस प्रकार से यहाँ गोलाई दी है तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाना होगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएंगे। अपन इस लाइन को क्या करेंगे, मिटा देंगे यहाँ से। और यहाँ से ये लाइन जिस एंगल में गई है, जिस दिशा में गई है, वहाँ से भी ऊपर वाली लाइन भी उसी दिशा में जानी चाहिए। और ये जितनी बड़ी है चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है उतना ही मैनेजमेंट यहाँ से करने के बाद मेजरमेंट के बाद में ये यहाँ से यूँ मिला देंगे। और बाकी का ये पार्ट गलत हो गया था, इसको अपन क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो अब ये बताइए वही आकृति है, वही लाइन है, बस कुछ परिवर्तन के बाद में इस तरीके से ये पुस्तक है बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो आपको थोड़ा अनुभव हुआ कि कहाँ कहाँ पर अपनी गलतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार की गलतियों को भी सुधार करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपका स्केच ही गड़बड़ा जाता है, यानी स्केच बनाते वक्त गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें रंग भरते वक्त भी अवश्य गड़बड़ियाँ होती हैं, यानी कि उसमें मिस्टेक हो जाती है। इस प्रकार से किसी भी पेंटिंग को बनाने से पूर्व उसका लेआउट बनाना चाहिए और लेआउट बनाते वक्त उसका पर्सपेक्टिव आदि का ध्यान रखना चाहिए। पास की वस्तु हमेशा बड़ी और दूर की वस्तु हमेशा छोटी दिखाई देनी चाहिए। उसकी जो लाइंस है वो सीधी, जो खड़ी हुई लाइन है वो 90 डिग्री के कोण पे होनी चाहिए। यदि आप किसी बिल्डिंग का या किसी घर का या पेड़ का निर्माण कर रहे हो, अभी इसमें ये जो लाइन्स है इस प्रकार की, ये 90 डिग्री के कोण पे खड़ी हुई है। यदि आप इसको 60 डिग्री के कोण पे बनाएंगे या 85 डिग्री के कोण पे बनाएंगे, ये थोड़ी तिरछी हो जाएगी। तिरछी हो जाएगी तो देखने वाले के मन में ऐसा लगेगा कि ये कभी भी गिर सकती है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ये घर कभी भी गिर सकता है। क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा, यदि हम टेढ़ी मेढ़ी दीवारों वाला कोई भी घर हो और उसमें हमको रहने के लिए कह दिया जाए तो अपन उसमें नहीं रह सकते, क्योंकि हमें उसमें रहने के लिए डर लगेगा, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है। 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई दीवारें होती हैं वो कभी भी नहीं गिर सकती, क्योंकि वो मजबूत होती है। तो यहाँ पर जो भी लाइन्स है वो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई है। इधर भी आप देख सकते हो। इनको बनाने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्केल का उपयोग नहीं किया गया है। ये सारी लाइन फ्री लाइन्स है, यानी कि फ्री हैंड बनाई गई है। प्रैक्टिस के अनुसार ये फ्री बन जाती है। इस दोनों ड्राइंग को बनाने के लिए यहाँ पर स्केल को टच भी नहीं किया गया है। तो अभी आप अभ्यास के लिए स्केल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अभ्यास धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी कंटिन्यूटी बढ़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो नॉलेज बढ़ने के बाद में धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आपको कितनी भी भीड़ खड़ी हो उसके सामने अगर यदि कहा जाए कि आप इस चित्र को बना के बताओ तो आप आसानी से बना सकते हैं। अभी समस्या क्या है कि आप चित्र बनाने बैठते हैं, जब भी चित्र बनाते हो तो आपके आसपास में कोई भी आ जाता है, चाहे बच्चा बड़ा बुजुर्ग कोई भी आ जाए, बस उसको देखकर आपके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है और आप
उसको गलत बनाने लग जाते हैं, मिटाते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, और फिर ये सिचुएशन हो जाती है कि आपसे वो बनता ही नहीं है। इस कारण से आप में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। तो आप अभी से आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप कला के विद्यार्थी हो, और कला के विद्यार्थी को स्केच तो बहुत पावरफुल बनाना है। यदि आपका स्केच पावरफुल है तो आपकी पेंटिंग भी पावरफुल बन सकती है। केवल डिग्री लेने के लिए यदि आप आए हो, इस महाविद्यालय में एडमिशन लिया है, तो आप केवल डिग्री लेके आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ से कुछ सीख के चले गए, अपने हाथ का हुनर लेके चले गए, तो आगे जाके आप इस ड्राइंग एंड पेंटिंग से भी अपनी लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी ड्राइंग से करते हैं, बीए एमए करते हैं, एक तो उनको बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, दूसरी बार वो राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड ही। और यदि एमए में 55% बन जाए तो आगे जाके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम वो फाइट कर सकते हैं, जिससे वो कॉलेज लेक्चरर में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो कॉलेज स्कूल हैं, उनके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, और जवाहर नवोदय समिति स्कूल है, उनके अंदर, जिनको एनवीएस स्कूल कहते हैं। और इसके अलावा दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल है, DSSB, DSSB, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और सभी राज्यों की गवर्नमेंट हैं वो कला शिक्षक की नियुक्ति अवश्य करती है। तो कला के विद्यार्थियों के लिए ये प्रॉफिट भी है कि उन्हें बीएड नहीं करनी पड़ती, बिना बीएड ही वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब अपने हिसाब से देख लेना कि एमए किस सब्जेक्ट से करनी है। बाकी मैं आपके ऊपर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं डालूँगा कि आप ड्राइंग से ही करो, जो भी आपको अच्छा लगे उससे करेंगे। लेकिन मैंने आपको थोड़ा प्रॉफिट बताया है कि ड्राइंग सब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉफिट है। आपने देखा होगा जो भारत के, राजस्थान के और भारत से बाहर विदेशों के जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी जो पेंटिंग होती है वो कितनी महंगी महंगी बिकती है, देखा है ना। यानी कि वैसे आप जीवन भर इतनी मेहनत करोगे, आपके पास कितने पैसे कमा सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। लेकिन जैसे अमर्त्य शेरगिल आपने पढ़ा होगा, जिनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और 1913 ईस्वी में हुआ था। जब वो 8 साल की थी, वो जब भारत में आई थी, वो भारत की जो कला संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, यहाँ के कल्चर, ये सब उनको पसंद आ गया और वो अध्ययन करने के लिए विदेश चली गई थी। फिर वापस से वो यहाँ पर आई 1938 में, 1938 में उनकी शादी हुई और उसके बाद उन्होंने 1934 में अपने चचेरे भाई की, जिसका नाम था बबित, उस चचेरे भाई की क्या की, एक पेंटिंग बनाई, छोटी सी पेंटिंग, वैसे ही मजाक में बनाई थी। लेकिन 2041 ईस्वी में वो अमर्त्य शेरगिल चल बसी, क्योंकि काफ़ी समय से वो बीमार थी। केवल 28-29 साल की उम्र में ही वो एक्सपायर हो गई थी। लेकिन 2006 के अंदर उनकी एक पेंटिंग है ना, दिल्ली में नीलामी घर में बेची गई। तो कितने की, 6.9 करोड़ रुपए की, कितने की बेची गई, 6.9 करोड़ रुपए में उनकी पेंटिंग बेची गई। उसके बाद में यानी कि 6 करोड़ 9 लाख रुपए की उनकी एक पेंटिंग बिकी। उसके बाद में 2018 के अंदर उनकी एक और पेंटिंग बॉम्बे में बेची गई, यानी मुंबई में एक नीलामी घर है, उस नीलामी घर में उनकी एक पेंटिंग बेची गई, जो उनकी वो पेंटिंग 2018 के अंदर 18 करोड़ और 69 लाख रुपए में बिकी। 18 करोड़ 69 लाख रुपए में, यानी 18.69 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग बिकी। आप देख लीजिए, 2 पेंटिंग 24 करोड़ रुपए में बिक गई उनकी। अब अगर यदि वो वैसे अगर कोई ऑफिस में या गवर्नमेंट जॉब करके इतना पैसा कभी भी नहीं कमा सकती थी, लेकिन उनकी 2 ही पेंटिंग 24 करोड़ रुपए में बिकी है। ऐसे मैं आपको 50 आर्टिस्ट के नाम गिना सकता हूँ जिनकी
महंगी महंगी पेंटिंग भी की है। तैयब मेहता थे, आर्टिस्ट थे भारत के ही, उनकी भी पेंटिंग 30-40 करोड़ रुपए में बिक चुकी है। M.F. हुसैन है, उनकी भी बहुत महंगी महंगी पेंटिंग बिकी है। पाब्लो पिकासो है, लियोनार्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है। इनकी ये जो पेंटिंगें बहुत महंगी महंगी बिकी हैं। और मोनालिसा नाम की एक पेंटिंग सुनी होगी आपने, मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की है, विदेशी कलाकार है। इनकी पेंटिंग भी जाने कितने करोड़ों रुपए में बेची गई। चलिए, आशा की जाती है कि जितना भी आज आपको इस लेक्चर में बताया गया है उसमें आपको कुछ समझ में आया होगा, और आप इस लेक्चर से ये प्रेरणा लेंगे कि आप भी अपने घर पर स्केच बनाएंगे और उसमें 3D इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि आपको 70 चित्र जमा कराने हैं। चाहे आप BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड के, चाहे थर्ड के, किसी भी क्लास के आप विद्यार्थी हो, आपको एग्ज़ाम से पूर्व जब प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल तक आपको सबमिशन वर्क के रूप में 70 चित्र कंप्लीट करके दिखाना है। कितना? 70 चित्र कंप्लीट करना है, जिसमें से 50 चित्र तो आपको स्केचिंग के रूप में, स्केच के रूप में, केवल जो अभ्यास चित्र होते हैं उसके रूप में, सीखने के तौर पे जो प्रैक्टिस वर्क करते हैं उस वैसे होने चाहिए, और 20 चित्र तो आपके बिल्कुल ऐसे फाइन होने चाहिए। कितने? 20 चित्र आपके बिल्कुल फाइन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इस प्रकार से आप जैसे कि 2D और 3D वाले आप 5 चित्र बना सकते हैं। कितने? 2D और 3D के 5 चित्र कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपको स्टिल लाइफ बनानी है, सेकंड ईयर स्टिल लाइफ आपको पेंसिल से, पेन से, क्रेयॉन कलर से, सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल से या चारकोल पेंसिल से, और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को कलर में बनानी है, जिसमें वाटर कलर है, पोस्टर कलर है आदि को यूज करेंगे। और उसके अलावा आपके पोर्ट्रेट मेकिंग है, 5 आपको पोर्ट्रेट बनाने हैं, स्केच बनाने हैं, यानी कि इतना पोर्ट्रेट होता है ना अपने पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, वैसे बनाने हैं, कलर में बनाने हैं। और फाइनल वाले जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है, उन विद्यार्थियों को लाइव स्टडी बनानी है। क्या बनानी है? लाइव स्टडी बनानी है। लाइव स्टडी होता है सिर से लेकर पैरों तक का जो चित्र बनता है उसको बोलते हैं लाइव स्टडी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।